नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर को देखेंगे। टोटल चैप्टर 13 है क्लास 8 में, 1 से लेकर 13 तक है चैप्टर। इन सभी चैप्टर के वो पॉइंट को देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी पॉइंट पे बस फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब खाना, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है वो कैसे होता है किसान, और उसका मैनेज कैसे किया जाता है। तो क्रॉप क्या है? वही जो प्लांट को आप बहुत तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जैसे चावल है, एक चावल नहीं, बहुत सारा चावल एक खेत में उगा रहे हैं, तो इसी को क्रॉप बोल दिया जाएगा। तो देखिए, अब 3 सीजन होते हैं इंडिया में, मेनली कहीं पे भी मेन 3 सीजन होते हैं और 2 ही की चर्चा है, तीसरा भी होता है। खरीफ है, रबी है। तो ठंडे में जो उगाते हैं, जो आपका अक्टूबर के आसपास होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, वो होता है रबी। उसमें आप जानते ही हैं, गेहूँ होता है, तेल होता है, मटर, ग्राम, लिनसीड, ये सब होता है उस अक्टूबर से लेकर मार्च तक। फिर ये जो रेनी सीजन, जो गर्मी सीजन जो होता है, उसमें आपको पता ही है, हम चावल उगाते हैं। चावल है, मकई है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है। ये सभी गर्मी के मौसम में होता है। जूट भी है ना। उसके अलावा तो एक जायद है, जायद क्रॉप होता है कुछ, JDID। इसमें हम क्या, वो जो तरबूजा खरबूजा उगाते हैं इस मौसम में। और आपको तो ये है आपका। फिर ये आ गया, जो हम खेत को जोतते हैं ना, उसको बोला जाता है टिलिंग या प्लॉगिंग। मतलब उसके बाद हम खाना, मतलब बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, उसका उसको ये बोला जाता है हु। ये क्या है, ये पूछ देगा। तो रिमूव वीट, वीट जो होते हैं ना खेत में, उसमें को रिमूव करने के लिए जो चीज़ यूज होता है, उसको हु बोलते हैं। मतलब मैन्यूअल फर्टिलाइजर क्या होता है? ये सब वो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब हम एक्सटर्नल, बाहर बाहर से हम ऐड करते हैं खेत में। जैसे फर्टिलाइजर हो गया, खाद उद हो गया, तो ये न्यूट्रिएंट के लिए NPK, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए हम देते हैं NPK फर्टिलाइजर। अब देखिए, इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन पता ही है, सिंचाई। मतलब कि खेतों में पानी देना है हमें, तो बहुत ज़्यादा पानी देना है, तो इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। तो पूछ देगा क्वेश्चन में, नीचे कौन कौन से इरिगेशन के तरीके हैं। तो ऑप्शन में रहेगा मोट। तो आपको पता होना, मोट भी एक इरिगेशन का तरीका है सिंचाई का। चेन पंप, ये भी तरीका है, फोटो में देख सकते हैं। देखली, ये भी एक तरीका है। और आहत, ये भी एक तरीका है। ये 4 तो तरीके हैं पानी पहुंचाने के। और आजकल क्या हो गया, आजकल हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी देता है, जिससे क्या जरूरत भरी उसको पानी मिलता है। ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम मतलब बीज, खेत इधर इधर है, इधर इधर, इधर इधर ये है बीच में, इधर इधर पेड़ है, इधर इधर पेड़ है, बीच में लगा दिए और ड्रिप दे रहे हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो चीज़ होते हैं जो अनडिजायरेबल, प्लांट ही है, पेड़ पौधे ही है नॉर्मल सा, मगर गेहूं के खेत में बहुत सारा पेड़ पौधे उग जाता है, तो उसको वीड्स बोला जाता है, वीड्स। क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है वो। तो उसको ख़त्म करने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीडिसाइड केमिकल। जो केमिकल यूज होता है उसको वीडिसाइड बोला जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, फसल हो गया, उसकी कटाई होगी, तो हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। सिलोज में क्या होता है? लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
जो हम पैदा करते हैं गेहूँ चावल, उसको स्टोर किया जाता है सिलोज या ग्रेनरी में। दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्रो, दोस्त या इनेमी। मतलब इसमें बैक्टीरिया फंगाई के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए एल्गी होता है, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बोल देगा क्लैमेडोमोनस क्या होता है, तो एल्गी होता है। स्पाइरोगैरा क्या होता है, एल्गी होता है, याद होना चाहिए। प्रोटोजोआ क्या है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है ना, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल इसके अंदर में होता है। पारामेसियम भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी एक सेल होता है इसके अंदर में, और ये भी एक प्रोटोजोआ है, याद होना चाहिए आपको। जैसे फंगाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है, फंगी होता है। ब्रेड के ऊपर जो उग जाता है भुआ की तरह, वो भी फंगी है। एस्परगिलस, ये भी एक फंगी है, ये सब याद होना चाहिए आपको। फर्मेंटेशन क्या है, इस अल्कोहल को शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो विधि है वो फर्मेंटेशन होती है। और लुईस पास्चर ने इसको बनाया था। जो फर्मेंटेशन होता है शुगर को, जैसे कि गन्ना का जो है ना, गन्ना का जो रस चूस लिया आपने, पेड़ बचा, उसमें से फिर अल्कोहल निकाला जा सकता है ना। तो उस विधि को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन विधि बोला जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, एयर को, हवा को नहीं देते, फर्मेंटेशन विधि में हवा नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जो कि मतलब या तो मार दे या उसको उसकी बढ़ने से रोके, जो डिजीज कॉज करेंगे, जो आपके अंदर बीमारियां लाएंगे उसको बढ़ने से रोके, वो एंटीबायोटिक होते हैं। ये पेनिसिलिन जो दवाई थी, एंटीबायोटिक थी, ये किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलपमेंट किया था इसका। स्मॉल पॉक्स को किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैथोजिन बोला जाता है। जैसे कोई भी आपके अंदर आ रहा है बाहर से और आपके अंदर बीमारी ला रहे, तो वो सभी चीज है ना, वो सभी पैथोजिन कराएगी। जैसे कि आपका खाना को बासी कर देता है जो, है ना, क्लोथ महकने लगता है, तो ये सब क्यों, क्या है, पैथोजिन्स है। एनोफिलिस मॉस्किटो कैरियर होता है किसका, मलेरिया का। एडिस मच्छर किसका कैरियर होता है, डेंगू का। तो यहाँ पे देखिए, जो एनोफिलिस मलेरिया होता किससे, प्रोटोजोआ से, मगर ये फैलता किससे, मतलब कि किसी को हो गया मलेरिया, अब किसी और दूसरे को मलेरिया कैसे होगा, तो ये होता है आपका एनोफिलिस मच्छर से, एनोफिलिस मच्छर से इधर से उधर ले जाता है ये। और वैसे ही एडिस होता है, इधर से उधर डेंगू वायरस की कौन ले जाता है, डेंगू वो ले जाता है एडिस मच्छर। कुछ याद कीजिए, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लोरेला बैक्टीरिया के कारण, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कुछ बीमारी पेड़ों में भी होती है, तो रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है एक बीमारी, वो फंगी के कारण होता है। ये पूछता रहता है ये सब, तो उसी के बारे में बस बता रहा हूँ। पाश्चराइजेशन मतलब उसमें क्या करते हैं, मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक हीट करते हैं, बस 15 से 30 सेकेंड फट से हीट किए 70 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको तुरंत में ठंडा कर देते हैं। जिसके बाद मतलब इससे फायदा क्या होता है, जो उसके अंदर जर्म वर्म है, मतलब दूध बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, राइजोबियम के कारण होता है। मतलब कि जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको मतलब प्लांट ले सके, वो कौन करता है,
और राइजोबियम बैक्टीरिया करता है वो काम। तो ये था चैप्टर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम। ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि ये सभी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। आप अगर इसका बहुत यूज कीजिएगा तो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये बनते कैसे हैं, ये जो पेड़ पौधे जो सड़ गड़ जाते हैं तो बहुत सारा हजारों करोड़ों साल में ये बनते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते जाइएगा तो। कोक क्या है, ये एक तरह से लगभग प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक, और ये ब्लैक कलर का होता है। कोल टार जो है ना, ब्लैक ये भी है और लिक्विड होता है ये। कोल गैस में हाइड्रोजन होगा, है ना, कोल गैस में हाइड्रोजन होता है। तो पहला ऑयल का जो डीलिंग हुआ था पहली बार, वो कहाँ होता है, पेंसिल्वेनिया यूएसए में हुआ था 1859 में। और पहला इंडिया में जो हुआ था ना, वो 67 में हो गया था, बहुत जल्दी ही हो गया था 1967 में, मकूम असम में। और ये जो आपका असम, गुजरात, मुंबई, गोदावरी कृष्णा बेल्ट जो है ना, ये तेल के लिए बहुत ही फेमस है इंडिया में। पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम तो जो है, जो आप जमीन से निकाले उससे पेट्रोल निकालते, उसके अलावा भी जो बचता है पेट्रोल निकालने के बाद, उस सब का बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो इसीलिए इसलिए ब्लैक गोल्ड बोल दिया जाता है। नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन, तो जलता रहता है ये। जैसे फॉसिल पे क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सभी फॉसिल पे एक न एक दिन इसको खत्म हो जाना है ना। और ये डिकेड मतलब जो सड़े गले चीज है, उस कंबसन एंड फ्लेम। कोई भी प्रोसेस जिसमें अगर आप ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे होता है और उससे हीट मिलता है, गर्मी मिलता है, तो उसको कंबसन बोला जाता है। और जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कुछ और में भी जग जाते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मतलब आप कोई भी सामान को आप कौन सा कम से कम टेम्परेचर हो उसके बाद वो जल जाए। जैसे लकड़ी को आप तुरंत में थोड़ा सा हीट देते वो जल जाता है ना। कागज जैसे तुरंत में हीट दिए जल गया, है ना, फायर लग गया उसमें। तो यही होता है इग्निशन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हो जाएगा उसी को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है, जो कि बहुत ही आराम से जिसमें आग लग जाए उसको जला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए, ये भी आपसे पूछ सकता है, जो मोमबत्ती जलता है उसके मतलब लेयर होते हैं, जो अंदर का लेयर है ना सबसे, वो ब्लैक कलर का होता है, और जो सबसे बाहर है वो ब्लू कलर का होता है। पूछ देगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, मतलब कैलोरीफिक कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ लीजिए, उसका 1 केजी लीजिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो हीट एनर्जी मिलेगा ना, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या कहता है, कैलोरीफिक वैल्यू में 1 केजी आता है, 1 ग्राम या 2 केजी, 10 केजी ऐसा नहीं आएगा, 1 केजी उस वो सामान होना चाहिए। और जला के आपको जो एनर्जी मिल रहा है वही है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, किलो जूल पर केजी। कंबसन मतलब जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट लगभग सब में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एसिड रेन होता है। एसिड रेन जो होता है ना, बहुत ही खराब चीज़ है।
शरीर वरीर पड़ेगा तो बहुत खतरनाक है। तो एसिड किस किस के कारण होता है? या तो सल्फर के कारण हो सकता है या नाइट्रोजन के कारण होता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो डिफॉरेस्टेशन हम समझ रहे हैं, पेड़ की कटाई जो होती है ना, वो डिफॉरेस्टेशन है। और ए फॉरेस्टेशन, ए मतलब अच्छा चीज होता है, कभी भी ए जो चीज है ना, ए फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को उगाना, ए फॉरेस्टेशन। ड्रॉट मतलब सूखा होता है, मतलब पानी वानी कहीं नहीं आ रहा है तो ड्रॉट हो जाता है। डिजर्टिफिकेशन आप समझ ही रहे, डिजर्टिफिकेशन मतलब डिजर्ट बन रहा है, जो पेड़ पौधे के काट देंगे तो जो वहाँ पे बहुत दिनों तक ना पानी आएगी ना खेत, मतलब ना खेती होगी, तो बस वो डिजर्ट बनता जाएगा वो मिट्टी वहाँ पे। तो प्रोटेक्टेड एरिया दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। नेशनल पार्क इसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए जो हमारे आसपास है फ्लोरा एंड फौना होते हैं। तो फ्लोरा मतलब प्लांट को बोला जाता है फ्लोरा, याद रखिएगा, ये पूछ देगा। फ्लोरा का दूसरा नाम क्या है? फ्लोरा किसको बोला जाता है? तो प्लांट को बोला जाता है, प्लांट को फ्लोरा बोला जाता है, और एनिमल को फौना बोला जाता है। तो एक ही याद रखिए, प्लांट को फ्लोरा बोला जाता है, एक याद रखिए। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? जो उसी एरिया में एक्सक्लूसिवली मिलते हैं, मतलब कोई एरिया मान लीजिए, पकड़ लीजिए बिहार का वाल्मीकि नगर, तो वहाँ पे कहीं वो जानवर मिल रहा है या पेड़ पौधे मिल रहे, तो इसलिए उसको बोला जाएगा एंडेमिक स्पीसीज, जो उसी एरिया में मिलेगा। कहीं और चल जाइए, बिहार के भागलपुर में चलिए, नहीं मिलेगा वो, तो इसलिए उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। और ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो एनिमल का जो है ना, बहुत सारा आप एनिमल का गलत तरीके से हनन करेंगे, मारने लगेंगे उसको, तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। और इस और मतलब एक्सटेंशन हो सकता है, इसीलिए उस तरह के एनिमल को बोला जाता है इंडेंजर्ड एनिमल। मतलब वो एकदम एक तरह से अब एक्सटेंशन है, वो खत्म होने वाला है, इस दुनिया से उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो उसको इंडेंजर्ड एक्सटेंशन बोला जाता है। तो जैसे कि क्यों एक्सटेंशन हो रहा है, वो लोग खत्म क्यों हो रहा है? तो हम ग्रेजिंग करते हैं, पोचिंग, उनका अवैध इधर उधर करते हैं, मतलब अवैध व्यापार करते हैं, उसको मार देते हैं, हंटिंग कैप्चर कर लेते हैं और जानवर को अपने घर में रख लेते हैं। और एक चीज़ और देखिए, नेशनल पार्क में ना कुछ भी ये सब चीज़ नहीं आप कर सकते हैं, ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग, मतलब वहाँ पे जाकर लकड़ी भी आप नहीं ले सकते, मेडिसिनल प्लांट ये सब भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूछ दे कि कौन कौन सा चीज़ नेशनल पार्क में नहीं हो सकती, ये सभी चीज़ नेशनल पार्क में नहीं हो सकते। ना आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं, ना वहाँ पे लकड़ी चुन सकते हैं, ना वहाँ पे आप मार सकते जानवर को, कुछ नहीं कर सकते। इकोसिस्टम क्या होता है पूछ लेगा, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। जब इकोसिस्टम आता है मतलब उसमें सब आ जाएंगे, प्लांट, एनिमल, मतलब लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग में सब आ जाएंगे। लिविंग बीइंग में क्या आ जाएगा? लिविंग मतलब जिसके अंदर जान है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में आ जाते हैं। और नॉन लिविंग में जैसे कि जो पंचनी, नदियाँ, पवन के झोंके, सब है, सब आते हैं इकोसिस्टम के अंदर में। मतलब क्लाइमेट, सॉइल, रिवर बेल्ट, डेल्टा, सब आ जाएंगे इकोसिस्टम के अंदर में। तो रेड डेटा बुक क्या है? यही इंडेंजर जो प्रॉब्लम थे, मतलब जो खत्म हो जाएंगे, रेड डेटा बुक में इन लोगों के बारे में जानकारी रहती है। ये कौन लाता है? IUCN, ये रेड डेटा बुक को बनाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल एंड फीमेल होगा, दोनों गैमेट।
मेल एनिमल में क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, और फीमेल तो फीमेल में एक देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ये फीमेल का ऑर्गेन है और ये मेल का ऑर्गेन है, ओविडक्ट ओवरी यूटेरस। ओविडक्ट को ही मतलब ओविडक्ट जो है ना, इसी को फैलोपियन ट्यूब ट्यूब की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और फीमेल गैमेट यही ओविडक्ट में ही, ये ओवरी में ही आपका एग होता है ना, ओवरी में ही यहीं पर आपका एग का प्रोडक्शन होता है, जिसको ओवा बोला जाता है। और जो यूटेरस है उसमें ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी यहीं पे यूटेरस में डेवलप करती है। जो रिप्रोडक्शन के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट, ये लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं। जो फर्टिलाइज है मतलब मेल और फीमेल का जब मिल गया तो उसके बाद फर्टिलाइज एग बना, वो उसको जाइगोट बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन कुछ में इंटरनल होता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग में होता है, गाय भैंस घोड़ा मुर्गा मुर्गी, ये सब में मुर्गी, ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब शरीर के अंदर में होता है। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यही है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मतलब इसमें ये होता है स्पर्म निकाल लिया, एग निकाल लिया, शरीर के बाहर एक ट्यूब में फर्टिलाइज कर दिया, फिर किसी दूसरे लड़की के यूटेरस में इसको इम्प्लांट कर दिया और वहाँ पे बच्चा ग्रो होगा। किसी दूसरे में या उसके में, मतलब उसके भी शरीर में कर सकता है, ऐसा नहीं कि किसी और लड़की का शरीर चाहिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये मेनली एक्वेटिक एलिमेंट जो पानी में रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है, जैसे कि फिश, स्टार फिश, फ्रॉग, ये सब में होता है ज़्यादा। तो आप देख लीजिए ओवरी है, यहीं पे ओवुलेशन हो रहा है, मतलब ओवा निकल रहा है और ये जाइगोट बन गया, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, स्पर्म जो आएगा ना इधर से आएगा स्पर्म, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसी में स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर और जाइगोट फॉर्म होगा। तो बीबी पेरेस किसको बोलते हैं, जो बर्थ देता है यंग वन को, मतलब जो आदमी है उसको देता है बर्थ, उसको बीबी पेरेस बोला। और जो अंडा देता है, जैसे आप मुर्गी को देखे होंगे, वो भी पेरेस होते हैं क्योंकि वो अंडा देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या हुए, बीबी पेरेस हुए, ये सब डिफिनीशन होता है, याद रखिए। हम लोग सीधा आदमी को जन्म देते हैं, है ना, अंडा नहीं देते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है एक लार्वा एकदम छोटे से स्टेज से लेकर बड़े स्टेज तक, ये जो बदलाव आता है इसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से लेकर एडल्ट तक। तो हाइड्रा में क्या होता है, बहुत सारे बल्ज होते हैं, मतलब निकला हुआ होता है, बर्डिंग इन हाइड्रा, बहुत सारे निकले हुए होते हैं, तो इसी से और हाइड्रा बन जाएगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है हाइड्रा किससे बनता है, मतलब उसका जनरेशन कैसे बढ़ता है, बर्डिंग से बढ़ता है। जो निकला होता है वही है बर्ड, लेकिन इतना छोटा निकला था, इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, और फिर ये अलग हो जाएगा। और एक सेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसमें एक ही पेरेंट का जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए एक ही पेरेंट का जरूरत था, एक ही के अंदर में सब हो गया। वैसे ही अमीबा हो गया, इसमें भी ए सेक्सुअल हुआ, और इसको बोलता है बाइनरी फिजन बोलते हैं, मतलब क्योंकि एक अमीबा दो में टूट गया, मतलब एक अमीबा से दो दो अमीबा जन्म लिए, है ना, दो अमीबा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी मतलब दो होता है, बाइनरी फिजन। डॉली जो था ना,
तो क्लोन क्लोन होता क्या है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल बनता है उसमें, मतलब जीन उन सब एकदम एक सेम टू सेम है, उसको बोला जाता है क्लोनिंग। तो डॉली जो था ना, पहली बार 1996 में पहला मैमल बना था जिसका क्लोनिंग किया गया था। एक बकरी थी, देख सकते हैं, भेड़ भेड़। सातवां चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडल्ट होने का एज के बाद क्या होता है, तो है एडोलेसेंस क्या होता है, मतलब जब आप उस पीरियड ऑफ लाइफ जब आपका बॉडी बदल जाता है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए आप मैच्योर हो जाते हैं, उस एज को एडोलेसेंस एज बोला जाता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी आपके अंदर आ गया है, कैसे पता चलेगा, जब बहुत सारे चेंजेस, मूछ आना, दाढ़ी आना, ये सब दिखता है बाहर से एक्सटर्नली, गला भारी हो जाना, आवाज़ भारी हो जाना, तो मतलब प्यूबर्टी आ चुका है। देखिए वॉइस चेंज है, बॉडी का शेप बदल जाएगा आपका। एडम्स एप्पल, ये थोड़ा निकला उखड़ा हुआ हो जाएगा, ये एडम्स एप्पल जो है, एडम्स एप्पल को बोलते हैं, ये जो उखड़ा पार्ट है ये एडम्स एप्पल है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये सभी प्राइमरी मतलब मेन जो आपको एकदम दिखेगा। उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होते हैं, मतलब जो आपको सेकेंडरी है, मतलब प्राइमरी नहीं है वो। जैसे ये चेस्ट में बाल हो जाना है ना, ये ऐसा नहीं कि सबको होता है, उसको बहुत लोगों को होगा। तो हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है, ये जो आपके अंदर एडोलेसेंस जवानी में जो चेंज आ रहा है, ये सब हार्मोन कंट्रोल करता है। और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल होता है एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करता है ये सभी चेंज जो बदलाव आ रहा है आपके अंदर। और जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन इसको कंट्रोल कौन करता है कि भाई अब ये हार्मोन का समय आ गया, निकलो नहीं निकलो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये ब्रेन में होता है, तो ये ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो बच्चा जो होता है, बच्चा बॉय होगा या गर्ल है, किस पे डिपेंड करता है, ये क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि ठीक, दो तरह के क्रोमोसोम टोटल हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, 23 पेयर पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम हो गया, ठीक। तो इसमें से एक होता है सेक्स, और सेक्स डिसाइड करने वाला, एक्स एंड वाई, ठीक। अगर दो एक्स एक्स मिले, मतलब एक पेरेंट से आया एक्स, दूसरे पेरेंट से आया एक्स, और दोनों मिल गए एक्स एक्स, तो गर्ल होगी। अगर एक्स और एक पेरेंट से आया वाई, तो बॉय हो जाएगा। और ये वाई और या एक्स ये डिसाइड कहाँ से आता है, ये हमेशा लड़के से आता है, जो लड़के से आता है, क्योंकि ये लड़के के अंदर में वाई क्रोमोसोम होता है, लड़की के अंदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो मेंसुरेशन का अकर कितना, एक मतलब 28 या 30 दिन में एक बार मेंसुरेशन आएगा आपके बॉडी के अंदर, लड़की की बॉडी के अंदर। और जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, उसको बोला जाता है मेनार्क, और जो लास्ट होता है पूरे लाइफ में, उसको बोला जाता है मेनोपॉज। याद रखिए, मेनार्क हो गया स्टार्ट, पॉज हो गया पॉज, और पॉज लगभग 45 से 50 ईयर में हो जाता है। तो यही है, ये स्पर्म है, स्पर्म में एक्स भी होता है वाई भी होता है। अगर एक्स फीमेल की तरफ से ही आया, मतलब एक में ये था, ये एक्स, उसमें जाके ये एक्स आया मेल की तरफ से एक्स, अगर एक्स एक्स मिला तो गर्ल चाइल्ड होगी। अगर वाई आया स्पर्म में और एक मतलब कि गर्ल के क्रोमोसोम की तरफ से आपको एक्स ही मिलेगा हमेशा, वाई की तरफ वाई मिलेगा लड़के के स्पर्म में, और ये दोनों मिला तो देखिए एक्स वाई हुआ, तो मतलब वो हो गया ये। तो एड्रेनल ग्लैंड है यहाँ पे, देख सकते हैं किडनी के ऊपर, ये किडनी है आपका, इसके ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड, ये डरने के लिए काम आता है, गुस्सा दिलाता है एकदम।
इंसुलिन आप जो सुनते हैं ना, इंसुलिन बढ़ गया है, डायबिटीज़ हो गया, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है ये। और इंसुलिन पैनक्रियाज जो हमारे अंदर है वहाँ से निकलता है ये। और मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक चैप्टर पहले भी बताया हूँ मैं। लार्वा से लेके एडल्ट तक जो ग्रोथ है, जो बदलाव आ रहा है, इसी को मेटामॉर्फोसिस मतलब मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड प्रेशर। तो फिजिक्स का चैप्टर है ये। फोर्स क्या होता है देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार। बोल देगा पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, पुल कर रहा है इस डायरेक्शन, तो इसको बोला जाता है फोर्स। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब आप भी लगा रहे हैं कि इसी इस, और आपका दोस्त भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो आपको जल्दी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये जल्दी मूव कर जाएगा ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का ऐड हो गया। पर यही उल्टा साइड में लगा है, मतलब आपने लगाया इस साइड में फोर्स और वो दूसरा दोस्त इस साइड में लगा है, तो ये इसका हिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये फोर्स माइनस हो गया है, दोनों एक दूसरे को काट दिया है। फोर्स क्या कर सकता है? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? या तो रुके हुए हैं या तो मूव कर रहा है, ये इसको बोला जाता है। रुकना भी अपने आप में स्टेट ऑफ मोशन है, जिसमें आपकी स्पीड 0 है ना, वो भी स्टेट ऑफ मोशन ही कहलाता है। तो फोर्स यही बदलता है, कोई रुका हुआ है तो उसको फोर्स दीजिएगा, भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, ये फोर्स है, इस पे आप मारिए, दबाइए कस के, पूरा इसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। रबर है, रबर को खींचिए लगा के, रबर टूट सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन आप जानती होंगे, फ्रिक्शन वही है जब आपका लकड़ी लकड़ी जब फोर्स पे, लकड़ी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तब भी ये क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि इसके नीचे जमीन से ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसको, है ना, घर्षण बल लग रहा है, घर्षण। तो पूछेगा कांटेक्ट फोर्स, मतलब जो टच करके लगता है, मतलब आपको हम टच करके लगा रहे हैं, वो फोर्स कौन सा है? मस्कुलर फोर्स, है ना, आप जो लगाते हैं हाथ से, वो मस्कुलर फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। फिर आपका फ्रिक्शन फोर्स भी हो गया कांटेक्ट। जब कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ऐसे नहीं है कि हवा में लगेगा, है ना। यहाँ जमीन से कांटेक्ट है तो यहीं पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये सब देखिए पूछ सकता है कि कौन सा नीचे में से कांटेक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स आप देखते होंगे, ये करंट इसमें जा रहा है कोई वायर में, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। या मैग्नेट में भी आप देखते हैं नॉट होता है, तो आप उसके बगल में कोई ले जाते हैं तो फोर्स लगना शुरू हो जाता है, दूर से फोर्स, हवा में ही फोर्स लगना शुरू हो जाता है। क्यों वहाँ? तो क्यों? क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज है। देखिए यही कांटेक्ट हुआ नहीं है मगर भाग रहा है ये सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है ना, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कोई बॉडी है, हम लेकर आए, रड लेकर आए, इस पे प्लस चार्ज दे दिए, प्लस चार्ज, कोई दूसरा लेकर आए जिस पे माइनस चार्ज है, माइनस, तो ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इसको चाहने लगेगा। तो ये क्यों हो पा रहा है? ये हो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, फोर्स लगता है यहाँ पे। मतलब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी के साथ भी हो सकता है ना। कोई ऐसा है, यहाँ पे प्लस लेकर आइए और आयरन का सामान लेके, वो तो पूरा न्यूट्रल है, आयरन का कोई सामान लेकर, तब भी ये चार्ज, ये इसको मतलब अट्रैक्ट कर सकता है ना, अनचार्ज होते हुए भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं चार्ज या अनचार्ज दोनों हो सकता है, पर चार्ज बॉडी जो लगाता है ना फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आप हवा में भी रहिएगा तब भी आपको शरीर का जो, पृथ्वी का जो ग्रेविटी वो नीचे की तरफ खींचता है, ऐसा नहीं छोड़ देता, नहीं तो आप ऊपर उड़ जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स
जो आप लगाएं प्लस एरिया, इसको बोलते हैं प्रेशर। याद रख लीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोला जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में क्या बहुत सारे गैसेस है, तो ये इस जमीन पे प्रेशर लगा रहा है ना, तो ये जो प्रेशर लगा है ना जमीन पे, इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो जमीन पे लगा रहे हैं, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। और इसको 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लिखते हैं। नौवां चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वही है जब कोई ऑब्जेक्ट और जमीन पे रखा हुआ है, तो आप इसको फोर्स लगाए तो आगे नहीं मूव करता तुरंत में। क्यों? क्योंकि जमीन इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में लगाए? उल्टा डायरेक्शन में। आप अगर इधर लगाइएगा फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में। तो इसीलिए ये नहीं घूम पाता है, मतलब आगे नहीं चल पाता है तुरंत में। बहुत ज़्यादा जब लगा दीजिएगा फोर्स, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका एक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लगा दीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाना शुरू कर देगा। यही है फ्रिक्शन फोर्स। तो स्प्रिंग बैलेंस पूछ लेगा कि स्प्रिंग बैलेंस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, तो फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो स्प्रिंग बैलेंस लगा रहता है ना फोर्स को, ऐसा चाइनीज सामान आप देखें आजकल आ गया है, जो छोटा सा एकदम रहेगा, बैटरी लगता है और ऐसे ही नोकीला रहता है नीचे, उसमें आप लगा के ना, तो क्या नापता है वो? वेट को नापता है। वेट, मास को नहीं नापता, वेट को नापता है, और उससे वो मास कैलकुलेट करके आपको दिखाता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना, क्या नापता है? फोर्स नापता है, याद रखिएगा, दिमाग मत लगाइए इधर उधर। फोर्स नापता है, याद रखिए, सीधा ऑप्शन में रहेगा फोर्स नापता है, मारिए उसको, चला जाइए। अगर फोर्स नहीं है, वेट दे दिया, तो वेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। वेट, वेट मतलब जिसका वैल्यू क्या होता है मैथ में? मास इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, mg। आगे आएगा बता दूंगा mg वाकई में। तो एक कथन है, याद रख लीजिए, पूछ देता स्टेटमेंट में आ सकता है। फोर्स कैन नेवर बी इंटायरली इम्प्लीमेंट, मतलब फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन जो आप ऑब्जेक्ट है और इस पे जो जमीन लगा रहा है ना फ्रिक्शन, ये कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते। मतलब जब ये चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, उस समय भी इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स है, ये कहने का मतलब है इसका। ऐसा नहीं है कि आप फ्रिक्शन फोर्स, बस जब फोर्स देना शुरू किए ऑब्जेक्ट पे, तो ये चल नहीं रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण फिर से चलना शुरू कर दिया, क्यों? और बोलिएगा फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया, ऐसा नहीं है, हमेशा उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट एकदम याद रखिए, ऐसा पूछ सकता, तो यही है। तो वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यही, ये मोशन में जब घूमना शुरू हुआ, जैसे ये है रोल कर रहा है, तो देखिए रोल कर रहा है चक्का, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। याद रखें, रोलिंग मतलब घूम रहा है चक्कर में। स्लाइडिंग वही, ऑब्जेक्ट जब आप घसीट रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड जो होता है ना, मतलब तेल वेल जो है, बहुत सारा ग्रीस मोटा मोटा होता है, तो वो क्यों मतलब उतना ज़्यादा घर्षण नहीं करता है? कि उसके अंदर उस तरह क्वालिटी होता है, तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ग्रीस व्रीस या पानी वानी में, उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, तो अभी अपने फ्लूइड फ्रिक्शन जो पढ़ा, उसी फोर्स को ड्रैग भी बोलते हैं। ड्रैग याद रख लीजिए, पूछ लेगा ड्रैग क्या, कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड, तो ड्रैग होना चाहिए आपके दिमाग में। तो चैप्टर नंबर 10, साउंड। साउंड हम जानते ही हैं, जो आवाज़ सुनते हैं वही साउंड के बारे में। तो ये सब समान है, ये आपको पता ही है, सब हारमोनियम में सबसे आवाज़ निकलता है ना, ये आपको पता है। तो यही बोल रहा है कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब वाइब्रेशन है ना, इसमें वाइब्रेशन है, इसमें वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन है, तो ये सब आवाज़ इसमें से निकल रहा है, ये बोल रहा है। अब हमारे मुंह से अभी जो आपको मैं सुन रहा हूँ, मैं कहाँ से आवाज़ निकाल रहा हूँ? तो वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स भी बोला जाता है, यहीं से निकल रहा है आवाज़।
जो विंड पाइप है, हवा का जो पाइप है ना, इसका ऊपर का पार्ट होता है। जैसे मैं मैप में देख लेते हैं, तो याद रखिए आवाज़ जो निकलता है, पूछ देगा कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का से आवाज़ निकलता है, तो लारिंक्स होता है वो। याद रखिए, वॉइस बॉक्स तो आप पहचान जाइएगा, पर याद इसको रखिए, लारिंक्स, ये याद रखिए। तो ये बोला साउंड्स को मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन, कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब में चला जाएगा। पर वैक्यूम जिसमें कुछ नहीं होता, एयर और हवा हवा गैस बस कुछ नहीं है, उसमें साउंड नहीं। इधर में जब कोई बोलेगा यहाँ पे ना, उसको यहाँ पे कुछ नहीं सुनाई देगा। यहाँ पे कोई आदमी होगा, उसको कुछ नहीं सुनाई देगा वैक्यूम में, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए। उसको ना चाहिए उसमें अंदर पार्टिकल हो, उसका आवाज़ लेकर जाए। और हम लोग जब साउंड जो सुनते हैं, उसको मतलब कहाँ पे वाइब्रेशन होता है, प्रेशर, उसको पार्ट को बोलते हैं ईयर ड्रम। याद रखिए, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ड्रम बजता है हमारे कान में और उससे हमको सुनाई देता है। तो फिर देखिए ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या होता है, आपको बताया था, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन को ऑक्सीलरेटरी मोशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फिर क्या होता है, ये पूछा भी है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना आपका, ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब 10 ऑक्सीलेशन हो गया, मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 बार ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पेंडुलम लगा है, 1 सेकेंड में इधर इधर इधर, फिर इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये 10 बार कर लिया 1 सेकेंड में, इसको बोलेंगे ऑक्सीलेशन, मतलब 10 सेकेंड 1 सेकेंड में। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब जितना ऑक्सीलेशन वो कर लिया। और इसका यूनिट क्या होता है, साइंटिस्ट है, हर्ट्ज, Hz, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसी साउंड का, याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ऑप्शन में रहेगा। फ्रिक्वेंसी का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। कभी और भी चीज़ दे देगा तो मत मारिए। अब देखिए साउंड के अंदर में कुछ होता है सिलनेस या पिच, जो आवाज़ भारी होता है, जो एकदम पतला होता है ना, कुछ का आवाज़, ये किस पे पता चलता है, ये फ्रिक्वेंसी से पता चलता है हमें। जो फ्रिक्वेंसी होता है ना, वाइब्रेशन, उससे हमें पता चलता है सिलनेस से पिच ऑफ साउंड। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि सिलनेस एंड पिच ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी से डिमाइन मतलब पता किया जा सकता है कि उस साउंड का फ्रिक्वेंसी कैसा है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो फ्रिक्वेंसी, वो भी एक फ्रिक्वेंसी, वो भी एक साउंड ही है, आवाज़ ही है वो एक तरह का। इसका फ्रिक्वेंसी जो है ना 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। एक इंसान कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर, हम लोग जो सुनते हैं ना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो इसके ऊपर का फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड अगर आपका कान बहुत ये सुन सकता है ना, तो वहाँ पे वो ना आपको अल्ट्रासाउंड जो कराने जाते हैं उसमें भी आपको आवाज़ सुनाई देता, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रेंज है, इसमें एक इंसान सुन सकता है, ये भी याद कर लीजिए, ये रेंज भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये था साउंड को वैक्यूम में नहीं चाहिए, उसको चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। साउंड को मीडियम चाहिए, मीडियम। तो ये था चैप्टर 11 नंबर चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो केमिकल इफेक्ट आता है उसका है बारे में कहने की मतलब दिखा देता हूँ। ये सर्किट है, अब देखिए इसमें चला गया, ये तार है, समझिए तार है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, और इसके अंदर लेमन जूस आपने डाल दिया है, जो अपने आप एक एसिडिक होता है, एसिड होता है उसके अंदर, है ना। तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, मतलब इसकी, ये भले ही देखिए ये तार दोनों जुड़ा नहीं है यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर जुड़ा नहीं है, तब भी इस ये बल्ब, अगर ये बैटरी लगा दे, बल्ब जलने लगेगा। तो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने यही जो रड जो डाला है यहाँ पे, देखिए रड इस बार डाल देते हैं, कार्बन रॉड है, एक है आपका
कार्बन रॉड है और मेटल का यहाँ पे कैप लगा दिया है। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है, इलेक्ट्रोड, है ना। ये जो रॉड है ना, इसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इसमें क्या होगा, इससे करंट पास कर जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे करंट चला जाएगा। तो विलियम निकोलसन थे, अभी जो आपने देखा है उसमें यही बोल रहा है, ऑक्सीजन बबल फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस वाले केस में जब आप करंट दे रहे हैं, है ना, बैटरी यहाँ पर लगा दिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी इधर लगा है ना, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। तो यही बात एक साइंटिस्ट ने खोज के मतलब बताया, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके विलियम निकोलसन ने खोला था। और हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा, याद रखिए पॉजिटिव है ऑक्सीजन, नेगेटिव है हाइड्रोजन, याद रखिए, पूछ देगा, पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कौन से टर्मिनल में मिलता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर मिलता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक सरफेस कोई दिया है, इसके ऊपर आपको कोई दूसरा चीज़ का, जैसे मान लीजिए ये अल्मुनियम का सरफेस है, इसके ऊपर कोई कॉपर का सरफेस डालना है ना, एकदम पतला सा परत डालना है ऊपर में। इसके लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, कॉपर का प्लेट था, है ना, और कॉपर सल्फेट यहाँ से लेकर डाल रहा है इस पर। तो इसी 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 को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऐसे डाला जाता है इसको, है ना, कॉपर प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो इसके ऊपर परत जम जाएगा। तो यही है डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर मेटल, मतलब ये प्लेट था पहले, इसके ऊपर आपको कोई ए मेटल मतलब अल्मुनियम का प्लेट है, इसके ऊपर आपको कॉपर का इसके ऊपर परत जमाना है, तो यूज़ करते हैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। तो ये था चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 सम नेचुरल फिनोमेना, जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग होता है, आप देखते ही होंगे, जब बारिश होती है तो बहुत ही तेज लाइट निकलता है, उसी को बोलते हैं लाइटिंग, सडन स्पार्क होता है। तो चार्जिंग भी होता है रबिंग के कारण, जैसे आप हाथ घिसते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि चार्ज हो जाता है, पार्टिकल वहाँ पे चार्ज हो जा रहा है ना। रुई को आप घसीटिएगा तो वो भी चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये बोलते हैं रबिंग, मतलब घिसने से भी चार्ज होता है। और टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेज होता है प्लस और माइनस, है ना। ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी हो जाता है, मतलब कुछ को किसी को घसीट दिए, है ना, घस दिए तो उसके अंदर ऊपर चार्ज आ गया, कोई मेटल का चीज़ को घस दिए, फिर ये दूसरा जो न्यूट्रल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं, उस पर ले जाइए सटा दीजिए तो कुछ माइनस इस पर भी हो जाएगा। तो यही होता है, ट्रांसफर चल हो जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, देखो आप स्टेथोस्कोप सुन रखे होंगे, जो कान में लगाता है ना डॉक्टर, हार्ट के बगल में, तो वो मतलब वो आवाज़ से सुनता है ना, आवाज़ जानता है, तो आवाज़ हो रहा है कि नहीं वो जानने के लिए स्टेथोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप स्कोप क्या है, कोई पार्ट कोई सामान लेकर या आयरन लेकर, ये चार्ज है कि नहीं, इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है कि नहीं, ये जानने के लिए जो यूज होता है सामान, उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, याद रखिए। ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, ये जानने के लिए कैसे कौन सा डिवाइस यूज होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग इसीलिए करते हैं जब चार्ज पार्टिकल आए तो वो ग्राउंड हो जाए, जमीन में चला जाए, है ना, और बीच में खतरा ना लाए वो, और डिस्चार्ज हो जाए, है ना, डिस्चार्ज हो जाए। तो लाइटिंग के देखिए केस में क्या होता है, आपको पूछ सकता है कि लाइटिंग के समय क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ना ऊपर वाले बादल में होता है, और निगेटिव जो बादल होता है जो टकराने वाले हैं उसके ऊपर, ऊपर वाले में पॉजिटिव होता है, नीचे वाले में निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, है ना। ये पूछ सकता है आपको। और यही जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज टकरा रहा है, मतलब बादल टकरा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टकरा रहा है, तो उसी समय ब्राइट लाइट एंड साउंड आपको सुनाई देता है, और इसी चीज़ को लाइटिंग बोलते हैं।
क्यों ये, और ये लाइटिंग में एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस जब टकरा रहे हैं ना तो मिलके न्यूट्रल हो जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज जब हो रहा है तो उसी समय आपको लाइटिंग दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊपर वाला प्लस होता है, दिमाग में रखिएगा। पूछ सकता है लाइटिंग के बारे में क्या क्या होता है, तो ऊपर वाले में प्लस होता है। फिर तो ये जब मिलते हैं प्लस और माइनस तो न्यूट्रल, वो फेज होता है न्यूट्रल। वो प्रोसेस क्या हुआ, वो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस है ना, क्योंकि प्लस और माइनस मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस है। ये टर्म याद करिए, डिस्चार्ज होता है वो, और ऊपर प्लस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लाइटिंग कंडक्टर बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के यूज होता है। पूछ सकता है लाइटिंग कंडक्टर का यूज क्या है, यही है। जो बादल आया, चार्ज बाज आ गया, यहाँ पे टच किया और सीधा ग्राउंड हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इधर उधर ये चार्ज पार्टिकल नहीं छितरा है, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और नीचे में भी हम जमीन में कॉपर प्लेट लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है, ताकि ये जो आए फट से आए और छितरा जाए जमीन में, चार्ज चार्ज सब छितरा जाए। तो देखिए आउटर जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसके आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट बोला जाता है, दिमाग में रखिएगा, है ना। अंदर वाले को कोर बोलते हैं, आउटर मोस्ट को क्रस्ट बोलते हैं। तो ये भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, आउटर जो सबसे बाहरी परत होती है ना अर्थ में, उसको क्या बोला जाता है, तो क्रस्ट बोला जाता है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आप जानते हैं भूकंप होता है। हम लोग कौन से प्लेट में आते हैं, देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है ना। हम लोग यूरेशियन प्लेट में आते हैं। यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशियन, यूरेशियन, है ना, याद रखिए। तो प्लेट जो हम लोग है ना, मतलब अर्थ का जो जमीन है नीचे ना, वो भी प्लेट से बना हुआ, बड़ा बड़ा प्लेट है, उसके ऊपर हम लोग हैं, है ना। दूसरा प्लेट है, उसके ऊपर कोई दूसरा लोग है, और ये दोनों जब टकराते हैं ना, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जमीन नीचे में, है ना, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। उस समय आता है अर्थ को, उसमें धरती हिल जाती है, क्योंकि ये उसके ऊपर जाना चाहेगा, ये वाला प्लेट इसके ऊपर जाना चाहेगा, ये वाला प्लेट, या कभी ये ऊपर जाना चाहेगा, तो ऊपर नीचे जो होता है ना, उसी में गड़बड़ा जाता है मामला। कभी ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो बहुत कस के भूकंप आ जाता है। वीक जोन जो होते हैं ना, उसको बोला जाता है सिस्मिक या फॉल्ट जोन। बोलेगा अर्थक्वेक में जो वीक जोन या जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो ये मारिएगा सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन। तो अर्थक्वेक हम कौन से मीटर से नापते हैं ना, उस मीट कोई तो कोई सामान होगा ना, इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम नापेंगे अर्थक्वेक, उसको बोला जाता है रिक्टर स्केल। तो सिस्मोग्राफ है, ये जो वेव निकल रहे हैं ना, सिस्मिक वेव, ये देखिए सिस्मिक वेव निकलता है ना, ये वेव देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे से निकलता है, कहाँ से, अपने सेंटर से, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आया सपोज कीजिए एकदम ज़मीन के इतना अंतर में, और इसके ऊपर का जो पॉइंट होता है एकदम ज़मीन में, उसका बोला जाता है एपी सेंटर। तो यहाँ आया तो यहाँ से वेव निकलेगा, तो वो कहलाता है सिस्मिक वेव। और ये दो तरह के होते हैं, पी वेव होता है, पी वेव, पी सिस्मिक वेव, और एस पी मतलब प्राइमरी, जो पहला वेव जो जमीन के टकरा रहा है ऊपर में, उसको बोलेंगे प्राइमरी वेव, पी वेव बोलते हैं। और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब साउंड की तरह होता है वेव ये। इसका नेचर बोलेगा कि इसके सिस्मिक वेव का नेचर किस तरह का होता है, एक तरह से साउंड का वेव की तरह नेचर होता है इसका, आवाज़ का की तरह। तो सिस्मोग्राफ है यही, जो ये वेव है, वेव को जो नापता है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। देखिए, और जो स्केल है इसको बोला जाता है रिक्टर स्केल, जिससे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जो आप जैसे कि कोई हाथ में गर्दन करते हैं तो आपका गर्म हो जाता है, चार्ज के कारण गर्म हो जाता है, चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, तो वो उस चार्ज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज, मतलब रुका हुआ चार्ज है वो, ऐसा नहीं कि मूव कर रहा है। आप जो हाथ गर्म हो गया रख लीजिए, तो ऐसा थोड़े वो चार्ज एकदम मूव कर गया, खत्म हो गया, तो उसको स्टैटिक। 13 चैप्टर है लाइट। लाइट में देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे। अभी आपको दिखा देते हैं एकदम फोटो में अच्छे से। हाँ देखिए यहाँ पे रे गया, मान लीजिए इधर से जा रहा है, देखिए इंसिडेंट ऐसे डायरेक्शन है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये है मिरर, यहाँ पे टकराया किसी पॉइंट पे और ये चलाया रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड। और ये उस दोनों के बीच का जो है ना, यहाँ पे आप इसके ऊपर जिस पॉइंट पे टकरा रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल उसको बोलते हैं। तो यही बोलता है कि ये जो एंगल आई है और आर के बराबर होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आई आर के बराबर होता है, ये आपको पता ही होगा। इस वीडियो अगर आप देख रहे थे, मैं मानता हूँ कि आप ये जानते होंगे। तो ये जो चीज़ें थी तीनों, ये जो तीनों था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक प्लेन में लाई करते, एक प्लेन में है ना, एक प्लेन में मतलब एक, इसको आप एकदम एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में तो समझ ही रहे हैं ना, एक प्लेन में, एक प्लेट पे एक तरह से एक प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में है। तो ये पूछ देता है कभी कभी, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट जो हमको दिखता है ये हमेशा वर्चुअल होता है ना, मतलब वर्चुअल सॉरी, ये लैटरल इन्वर्जन होता है। इस जब प्लेन मिरर से आप, प्लेन मिरर है जो आप घर प्लेन मिरर होता है क्या, जो घर में आप जो बाल वाल बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो प्लेन मिरर है ना, प्लेन है वो, तो प्लेन मिरर। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जब उसके तरफ आप देखेंगे ना तो लेफ्ट दायां हाथ बाएं तरफ आ जाता है फोटो में, अंदर में जो मिरर के अंदर में आपका जो दिखता है वो उल्टा हो जाता है ना, दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। इसी चीज को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। देखिए ये था मिरर से कितना है, इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो इतना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है ना, इसका इमेज यहाँ बन रहा है। तो क्यों, तो ये डिस्टेंस बराबर, तो इसीलिए बोला जाता है जो बन रहा है इमेज जो बनता है ना, उसका हाइट सेम होता है, बोला जाता है। ये दूसरे भी चैप्टर में बताया हूँ, ये बात लिखा हुआ था। तो हाइट सेम होता है। तो कैलिडोस्कोप ये क्या होता है, कुछ भी कोई भी फिगर ले लीजिए, मतलब दो तीन ये मिरर ले लीजिए, एक प्लेन मिरर ऐसा है, फिर इस पे मिरर ऐसा है, फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो कोई दो तीन चार मिरर जो एक दूसरे से कुछ एंगल पे कनेक्ट हो गए है ना, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और इसके ताकि मल्टीपल इमेज मिले। मल्टीपल इमेज मतलब कि जैसे कि आप समझ लीजिए एक बॉक्स है ना, जो कार्ड फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी देता है वो बॉक्स है, उसका जितना साइड है ना उस सब जगह मिरर लगा दीजिए और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो उसमें न जाने कितना इमेज, बहुत सारा इमेज बनेगा ना, बहुत सारा मिरर है, एक मिरर का दूसरे मिरर में बनेगा, ऐसा बहुत सारा बनेगा, फोटो उसमें आएगा। तो इस जो ये जो चीज़ हुआ ना बॉक्स, एक तरह का कैलेडोस्कोप हो गया आपका, है ना। तो यही होता है, मतलब पूछ देगा कैलेडोस्कोप, मतलब पूछ देगा, मतलब एक रहेगा सेंटेंस क्वेश्चन में कि बहुत सारा मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पे कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कुछ एंगल पे। जैसे बॉक्स के केस में एक दूसरे से कौन से 90 डिग्री पे, वो दो एक दूसरे सब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। कोई दूसरा होगा प्रिज्म में जैसे या कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एंगल पे होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो एक दूसरे से जुड़े होंगे तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो क्लेडोस्कोप बोलेंगे। अब देखिए जो लाइट का स्प्लिटिंग हो जाता है ना उसको डिस्पर्सन बोला जाता है। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेनबो जो दिखता है कौन से फिजिक्स के फिनोमिनल, वो डिस्पर्सन के कारण दिखता है। क्योंकि रेनबो में क्या हो रहा है, आपका वाइट लाइट अपने 7 रंगों में टूट जाता है जो दिखता है, तो ये डिस्पर्सन, इस फिनोमिनन को इस फिजिक्स में डिस्पर्सन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो नेचुरल तरीके से तो रेनबो हो गया, और आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या प्रिज्म का यूज़ करते हैं ना, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, इसमें से वाइट लाइट आप ले जाइएगा तो ये टूट जाता है विबग्योर में, BIBGYOR। नीचे में वायलेट होता है और ऊपर में रेड होता है। तो कहने का मतलब रेड का सबसे कम बेंड हुआ और वायलेट का सबसे ज़्यादा हो गया। तो आँख के बारे में जान लेते हैं। कॉर्निया जो बोलते हैं ना कि आँख डोनेट कर दिया, वाकई में क्या डोनेट करता है, कॉर्निया डोनेट करता है, आँख नहीं, कॉर्निया डोनेट करता है।
फिर इसी में होता है आइरिस। देख लीजिए मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये आइरिस है यहाँ पे, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना। तो जो बोलते यही कलर देता है, जैसे बोलता है ना कोई नीली आंखें हैं, बूढ़ी आंखें हैं, तो वाकई में बोलना साइंटिफिक तरीके से क्या बोलेगा, उसका आइरिस का कलर नीला है ना। तो ये होता है। और प्यूपिल का क्या है, प्यूपिल जो है आपका, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। आइरिस मतलब दो काम हो गया, इसको कलर देना और इसको प्यूपिल देना, प्यूपिल को कंट्रोल करना। और लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। और ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक मतलब ही होता है जो आँख से रिलेटेड हो ना, जो देखने से रिलेटेड हो चीज़ें। तो यहाँ से आया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बना, और ये रेटिना यहाँ पे होता है, यहाँ पे इमेज बनता है ना। और इमेज हमेशा उल्टा बनता है, आपको पता होना चाहिए। जो भी इमेज है ना हमेशा उल्टा बनेगा। अगर कोई सीधा ऐसे है तो ये उल्टा इमेज ऐसे बनेगा। कहाँ पे, रेटिना पे बनता है, रेटिना। और रेटिना कहाँ, यहाँ पे होता है रेटिना। और रेटिना कनेक्टेड होता है नर्व से, नर्व मतलब कि नर्व से, और ये ब्रेन में चला जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होकर आपको इमेज सीधा दिखता है। तो रेटिना जो है ना, रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, एक कोन होता है, एक रॉड होता है। पूछ लेगा कि रेटिना में कितने तरह के सेल होते हैं, कोन होता है, रेड होता है। और थोड़ा और हार्ड पूछेगा तो पूछेगा, कोन जो है ना ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होता है, कोन कोन ज़्यादा दिखता है। रॉड से मारेंगे तो कलर को सेंस करने में, और वो कम लाइट में दिखता है। तो रेड का दो काम है, कलर, रेड कलर लाल ब्लू हरा कैसे पता चलता है, रेड के कारण पता चलता है। डर जाता है तो अपना रंग बताता है, रंग बदलता है वो, रेड से रेड से रंग बदलता है, और वो कम लाइट में दिखता है, याद रखिएगा। तो कभी कभी यही मतलब यही रेटिना रेटिना जो यहाँ पे है और ऑप्टिक नर्व, ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सही से हम लोग को दिखता नहीं है। उसी को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो जो फोटो होता है ना, कोई भी फोटो आपने खींचा, जो आपके दिमाग पे है ना, इतना 1/16 ऑफ ए सेकेंड रहता है। फोटो आप देखें तो 1/16 ऑफ सेकेंड आपके दिमाग मतलब कि आंख पे रहेगा, या बोलिए दिमाग पे रहेगा, है ना। फिर ये याद रखिए, अगर कोई वीडियो आपको दिखाना है तो 24 पिक्चर पर सेकेंड से आप ज़्यादा दिखा रहे हैं, 24 को पिक्चर, एक सेकंड में आप 24 से पिक्चर देखें तो आपको लगेगा वीडियो चल रहा है, बल्कि वो फोटो ही है। एक सेकंड में आप 24 को फोटो देख लीजिएगा ना, फट 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 24 सेकंड 24 फोटो, तो वो वीडियो बन जाता है। तो पूछ लेगा वीडियो का मतलब क्या होता है, 24 पिक्चर पर सेकंड, ये होता है मतलब। फिर देखिए, जो आँख से जो दूरी होती है कम से कम ऑब्जेक्ट की 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से देख सकें। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रेल लिपि आपको पता होगा, ब्रेल लिपि जो अंधे लोग देखने के लिए यूज होता है, जो लिपि, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं प्रॉपर हमको, क्योंकि हमको आँख से दिख रहा है। पर ये साइंटिस्ट ने अंधे लोगों के लिए एक तरीका का डिवाइस मतलब निकाला था, ताकि वो भी पढ़ सके, विजुअली चैलेंज जो अंधे हैं वो लोग, तो उसको ब्रेल लिपि बोला जाता है, याद रखिएगा ये ब्रेल लिपि। और इसमें कितने होते हैं, 63 डॉट पैटर्न है इसमें। तो ये था आपका चैप्टर क्लास 8 का साइंस। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले क्लास में, 9th के लिए और 10th का साइंस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।